तो आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, वो है व्हाई नरिशमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। राइट, हमें अपनी बॉडी को नरिश करना क्यों जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो बैक टू द बेसिक को हम सबसे पहले कवर करते हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमने बात करी थी सबसे पहले क्लींज के बारे में कि क्लींजिंग क्यों जरूरी है, क्लींजिंग के हमारे पास कितने मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वहां पे यूनिसिटी कैसे सबसे यूनिक है, कैसे यूनिसिटी आपको सबसे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को क्लींज करने के लिए। अब आपने अपनी बॉडी को क्लींज कर दिया, आपने उसको वो सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर दिए जो उसकी जरूरत थी, लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाएगी। राइट, तो आप ऐसा क्या ले रहे हैं जिससे कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ प्रोटेक्ट रहे, इसके बारे में हमने लास्ट अपने वेबिनार में बात करी थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं स्टेप 3 इज नरिशमेंट, कि नरिशमेंट क्यों जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। राइट, तो जितने भी लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों लूं सप्लीमेंट, मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तो अब आपको इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन आंसर मिलने वाला है। आप बहुत ध्यान से इस वेबिनार को सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, आज आप और हम इस वेबिनार में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है खाने का, आप और हम इससे भली भांति परिचित हैं। आप सबको पता है कि आज की डेट में हमारे खाने में फास्ट फूड, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, वो कितना ज्यादा ऐड हो चुका है। आज से तकरीबन अगर मैं 30-40 साल पहले की बात करूं, राइट, तो खाने में जो फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड था, उसकी मात्रा 25 से 26% थी, लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब जो हम खाते हैं वो 80% हमारे खाने में आज की डेट में फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड ऐड हो चुका है। और सिर्फ मतलब आप लगा लीजिए कि जो हेल्दी फूड है, जो फ्रेश फूड है, वो 25 to 26%, यानी कि उल्टी हो गई पिक्चर बिल्कुल। राइट, और जिसको कि लोग क्लेम करते हैं कि ये वो खाना है जिसको खा के उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत एंजॉय करते हैं। तो जब भी किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने की बात आती है तो हम अक्सर इस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, और हमें लगता है आज हमने बहुत अच्छे से अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया या फंक्शंस को सेलिब्रेट किया। आप सबको पता है ये वो फूड है जिनको खाना आजकल लोग पसंद करते हैं। चिप्स है, बर्गर है, तरह तरह के केक है, पेस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक है। राइट, तो इन सब चीजों को खा के आज की डेट में हमें लगता है कि हमने अच्छे से अपने दिन को, अपनी विक्ट्री को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया है। कि क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक हेल्दी ऑप्शन है? क्या इससे आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल रहा है जो उसकी नीड है? तो मैं इस फूड की एक बार को बात हटा भी दूं, मैं अब बात करती हूँ उस फूड की जिसको कि हम हेल्दी समझते हैं, जैसे कि पास्ता हो गया, ग्रेन्स हो गए, है ना, ब्रेड्स हो गए। इनको आज की डेट में हर घर घर में खाया जाता है। उसके बाद हम जब भी मौका मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लोर्स, तरह तरह के जो आटे हैं। राइट, तो ये हेल्दी ऑप्शन है? इनको दे ऑल आर कम अंडर क्लासिफाइड प्रोसेस फूड। इन सब को अंडर प्रोसेस्ड फूड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से फूड को उगाया जा रहा है, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी, पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जो खाने को जो मतलब पैदा करने की जो पद्धति है, उसमें कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। आज से मैं बताती हूँ आपको, तकरीबन 25 से 30 साल पहले की हम बात करें तो जो खेती की जाती थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो खेती में मतलब जो होता ना घर का खाद, गोबर, उसको डालते थे। तो बहुत कम मतलब कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ खेतों में डाले जाते थे। ठीक है, जितना भी मतलब हो सके जो होम प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स थी उसको यूज करके वो लोग खेती करते थे। सब अपने घर में घर घर खेती होती थी, क्योंकि खेती हमारी आय का एक मुख्य साधन थी पिछले कुछ सालों में। और क्या करते थे कि जो भी खेती होती थी, जब हमें लगता था कि अब मेरे से और मेरे परिवार से ज्यादा मेरे पास है, मतलब एक्सेस है थोड़ा सा, उसको हम लोग बेचने निकलते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, सबका मेन मोटिव जो है पैसा और प्रॉफिट हो गया। तो उसके चलते जो फूड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्योंकि पॉपुलेशन पहले से कहीं गुना बढ़ चुकी है, तो उस पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब जो प्रोडक्शन है फूड का, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत बड़ी मात्रा में फूड पैदा किया जाता है, और उस फूड की पैदावार को बढ़ाने के लिए अब गोबर का खाद काम नहीं करता।
राइट। अब आप सबको पता है कि तरह तरह के कीटनाशक खेती में डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, जहां एक कट्टा खाद की अगर जरूरत है ना तो किसान 2 कट्टे डालेगा, क्योंकि उसको पता है जितना खाद डालूंगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि मेन प्रॉफिट पैसा है। राइट। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री, तो ये सब पिक्चर में आई, जबकि पिछले 25-30 साल पहले ये सब नहीं था। तो इतना ज्यादा चेंजेस आया है हमारी जो मतलब खाने को उगाने की जो पद्धति है उसके अंदर। अब होता क्या है, जब खाना उगता है, फसल कटती है, फसल कटने के बाद उनको स्टोर हाउस में रखा जाता है। अब फसल कटी और उसको स्टोर हाउस तक आने में कम से कम कुछ दिन का समय तो लगेगा। भाई फ्रूट टूटा है अभी पेड़ से, उसे स्टोर हाउस तक लेकर जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान ही उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि फूड जाके स्टोर हाउस में रखा गया और तुरंत वो सेल होने निकल जाएगा? नहीं, उसको वहां पे भी मतलब कम से कम 4 से 5 प्रोसेसेस के अंदर उसको निकाला जाएगा। इस 4 से 5 प्रोसेसेस के दौरान उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और तब जाके वो मार्केट के अंदर बेचा जाता है। और मार्केट में जाने के बाद भी जो दुकानदार होते हैं आजकल सब्जियों को हरा ताजा दिखाने के लिए फ्रूट्स को रंग बिरंगा कर देते हैं, उसके ऊपर कलर छिड़क देते हैं, है ना। आपको पता है हमारी नजरों में आजकल ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहती है जहां पे हम देखते हैं कि रंग डाल दिया हरी सब्जियों में। इस तरह की वीडियो बहुत वायरल होती है और हम देखते रहते हैं इनको। तो मतलब पकने से लेके स्टोर होने से लेके और हमारे घर तक आने में आप देखिए वो कितने सारे प्रोसेस से होके गुजरा और उसके अंदर की न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी डिप्लीट हो चुकी है। राइट। अगर मैं बात करूं गेहूं की, आपको पता है मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से तकरीबन मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करती, 15-16 साल पहले जब गेहूं की खेती होती थी ना, तो गेहूं की पहले के जमाने में ना वो होती थी वुडन मशीन्स होती थी जिनसे गेहूं को निकाला जाता था। लेकिन अभी अभी क्या हो गया, अभी क्योंकि वुडन मशीन से गेहूं तो निकल जाता था लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो होती थी, टाइम बहुत लगता था उस प्रोसेस में। तो अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। अब बड़ी बड़ी मशीनों में उठा के सब कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो मिलिंग करके क्विंटल ऑफ गेहूं आपके सामने रख देती है। तो इस प्रोसेस के अंदर उस गेहूं के अंदर की जो बहुत सारे ओरिजिनल जो मिनरल्स और जो विटामिन उसके अंदर मौजूद हैं गेहूं के, वो लॉस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, इस क्योंकि मिलिंग प्रोसेस इतना हार्श होता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसको करते हैं मिलिंग उसकी, वो बहुत हार्श प्रोसेस होता है। उस हार्श प्रोसेस के कारण उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। चलो गेहूं तो मैं एक बार साइड को रख दूं, क्योंकि इतने सब प्रोसेस से होके गुजरने के बाद भी उसके अंदर कम से कम 40-50% तो न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल जाती है आपको। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लोर? तो ये जितने भी फ्लोर मैदे से बनी जो चीजें हैं, अब हमें लगता होगा कि मैदे से बनी चीजें तो हम खाते ही नहीं। तो कई बार हम जिन चीजों को हेल्दी ऑप्शन समझते हैं ना उसमें भी मैदा होती है। आजकल आपको पता है सेवैयां आती है बनी बनाई आर्टिफिशियल, वो मैदे से बनी होती है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि हाथ से नहीं तोड़ा होता उनको, वो मैदे से बनती है। राइट। हम जो नूडल्स खाते हैं कभी कभी घर में बना के, या फिर हम जो मल्टीग्रेन जो ब्रेड लेके आते हैं तरह तरह की, उसमें भी मैदा मिली होती है। तो मैदा जितना मतलब वो आपको दिखने में चिकना और छूने में चिकना लगेगा ना, समझ जाओ कि उसमें उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग की गई है, और जितनी ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग हुई होगी उतना उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो डिप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस के कारण, इस हार्श मिलिंग के कारण जो फसलों के अंदर की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू, जो उसके अंदर कुदरती जो जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, और कम से कम भी जो उनके अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू है पूरे प्रोसेसेस में 70-90% कम हो जाती है। लाइक प्रोटीन है, प्रोटीन तो खास करके हमारी फसलों के अंदर उसका जो डिप्लीशन है वो बहुत भारी मात्रा में हुआ है। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन E है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, कॉपर, ये वो सारी चीजें हैं जो नेचुरल हमें हमारे फूड के अंदर मिलती है। और इनका जो रोल होता है, आपको सुनने में शायद हो सकता है चीजें थोड़ी सी टेक्निकल लगे, लेकिन ये जितने भी विटामिन होते हैं इन सब का हमारी बॉडी में अपना एक रोल होता है, और कलेक्टिवली ये हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि कौन से विटामिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। लाइक विटामिन B1 है, क्या करता है विटामिन B1? आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एपेटाइट के लिए, डाइजेशन के लिए, नर्व एक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसकी जरूरत होती है।
ठीक है, उसी तरीके से विटामिन B2 है, विटामिन C है, विटामिन E तक आप देख सकते हैं कि एक एक न्यूट्रिएंट की अपनी एक वैल्यू है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है जब आपकी बॉडी को ये सब न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलते, यानी कि उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन विटामिन के जो आपकी बॉडी में फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं, राइट। मैं ऑरेंज की बात करूं, इस आकार की ऑरेंज में कम से कम आपको 50 ग्राम विटामिन C मिलता है, लेकिन अभी हमने जाना कि फूड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरीके से हमारी फूड की क्वालिटी को इम्पैक्ट किया है। तो अब आप मुझे बताओ, द क्वेश्चन इज कि क्या इस ऑरेंज के अंदर 50 मिलीग्राम विटामिन C है? इवन क्या आप जानते भी हो इसके अंदर कितना विटामिन C आपकी बॉडी को मिलेगा? कोई बता सकता है ये चीज कि कितना विटामिन C हमारी बॉडी में जाएगा अगर हम एक इस आकार का अगर हम एक ऑरेंज लेते हैं? नहीं, राइट। फिर हम बात करें अपनी सोसाइटी की, तो जिस तेज गति से हमारी सोसाइटी आज की डेट में आगे बढ़ रही है, राइट, यहाँ तक कि मोबाइल जिसके बिना आज की डेट में हमारा काम नहीं चलता, हमारी लाइफ में कई बार स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये हम लोगों को मैसेजेस करते हैं, आपको शायद सुन के हंसी आएगी, किसी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे स्ट्रेस हो गया, फलाने ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे स्ट्रेस हो गया, उसने मैसेज भेजा था, ब्लू टिक आ गया, देख के इग्नोर कर दिया, स्ट्रेस हो गया। ऊपर से काम को लेके वर्क प्लेस में स्ट्रेस है, बच्चों को लेके स्ट्रेस है, बच्चों की पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, राइट, इमोशनल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में। तो एक तो मतलब खाने के अंदर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ऊपर से ये स्ट्रेस भरी लाइफ। तो अब आप बताओ हम एक अच्छी हेल्थ को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? तो अब आगे से अगर आपको कोई ये कहे कि मुझे सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आई एम ओके, उसको ये सारी बात बताइए और उससे अब आप क्वेश्चन पूछिए कि नाउ थिंक अगेन और मुझे बताओ क्या आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है, राइट। अब हम एक एक करके इन विटामिन के अपनी बॉडी में रोल जानते हैं कि क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का जब नाम आता है तो इट इज कॉमनली नोन एज टू गिव एनर्जी, ठीक है, हमारी बॉडी को ये एनर्जी देता है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अच्छा एनर्जी की जरूरत तो ना सिर्फ जब सुबह सो के उठता हूँ तब पड़ती है, उठ जाता हूँ बिस्तर से, फिर अच्छे से खा पी पाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ डेली, है ना, तो मतलब मेरी बॉडी में एनर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पे उस एनर्जी की बात नहीं हो रही है। एनर्जी वो चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है उनको सस्टेन करती है। लाइक क्या सस्टेन, कौन से प्रोसेस? अगर मैं बात करूं सबसे पहले नर्व की, तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यू न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन होता है उसमें एनर्जी चाहिए, आपके ब्रेन फंक्शनिंग में, आपके आरबीसी के प्रोडक्शन में, इवन आपके डीएनए को सस्टेन करने के लिए, ये जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चल रही है ना, इन सबको एनर्जी की जरूरत है, सबको एनर्जी चाहिए, राइट। यहाँ पे जो इलास्ट्रेशन दिखाया हुआ है, जो पिक्चर दिखाई हुई है, अब हम बॉडी के एक बहुत ही वाइटल पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं नर्व सिस्टम, ठीक है। तो नर्व सिस्टम में ये जो पीले वाला पार्ट है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ में भी हो सकता है आपके लिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो, लेकिन चलिए जानते हैं कि ये करता क्या है हमारे शरीर में, इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये जो माइलिन शीथ है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। क्या करता है? इट इनेबल्स इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू ट्रांसमिट क्विकली एफिशिएंटली अलोंग द नर्व सेल्स। मतलब कि आप सब जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके नर्व से फ्लो होके आपके ब्रेन तक कुछ माइक्रो सेकंड में जाती है, और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है, इतनी फास्ट वो इंफॉर्मेशन हमारे नर्व से हमारे ब्रेन तक जाती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस चीज का। माइक्रो सेकंड सोचो, राइट। तो क्या होता है जब ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती हमारे ब्रेन के अंदर, तो शुरुआती दौर में हमें कुछ मेमोरी प्रॉब्लम होती है, आप चीजें भूलने लगते हैं। इवन 10 सेकंड पहले किसी ने कुछ कहा आप भूल जाएंगे उसने क्या कहा था। तो ये बिल्कुल शुरुआती दौर है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ योर इंटेलिजेंस इसका इफेक्ट पड़ता है आपके आईक्यू लेवल पे, देन डिप्रेशन, देन एंजाइटी, और स्लोली ये जो है डीजेनरेटिव स्टेट में जाना शुरू हो जाता है, जहां पे कि अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसी प्रॉब्लम भी एज ए रिजल्ट इसके कारण लोगों को होती है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव and in always moving condition and keep up the demand of our body. इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड की,
तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बहुत सारी नर्व को होल्ड करता है, राइट। हम चल फिर पाते हैं या अगर हमें इधर से उधर जाना है तो बॉडी के मूवमेंट में वो सपोर्ट करता है। उसके बाद मैं बात करूं आंखों की, तो हमारी आंखों के अंदर बहुत ही थिकर नर्व्स होती हैं जो हमारी आंखों की मदद करती है लाइट को कैप्चर करने में और कलर को कैप्चर करने में, और जो कि हमें कंट्रास्ट कलर यानी कि जो रंग बिरंगी दुनिया का हम आनंद ले पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत दुनिया को, ये हमारे आंखों के अंदर मौजूद वो सभी थिकर नर्व्स करती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों में माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की। और एनर्जी का मतलब इट रिक्वायर्स विटामिन बी। सो हमारी बॉडी को विटामिन बी की जरूरत है ताकि वो जो माइलिन शीथ है उसका फॉर्मेशन कर सके और हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस है वो बहुत स्मूथली और इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है हम सबको पता है। तो बहुत लोग जानते हैं कि अगर आरबीसी की कमी है यानी कि आयरन की आपकी बॉडी में कमी होगी। तो आज हम इसी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये इलास्ट्रेशन दिया गया है बेसिकली यहाँ पे, ये जो हमारे आरबीसी के अंदर ये पिक्चर बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देती है, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयरन क्या करता है, आयरन हीमोग्लोबिन को आरबीसी के साथ बाइंड करता है ताकि वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर सके, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस सिर्फ आयरन की वजह से नहीं होता। लास्ट स्टेप में आयरन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए विटामिन बी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते कि जब ब्लड में सिर्फ आयरन होता है, उन्हें लगता है कि अगर ब्लड की अगर आरबीसी की कमी होगी यानी कि आयरन की कमी है, लेकिन कई बार ये कमी इसलिए भी हो सकती है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या आरबीसी काउंट की कमी है तो उनको अपना आयरन लेवल चेक कराने के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी का टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें जरूरत पड़ती है इन सभी डिफरेंट विटामिन की। तो अब मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में जो है प्रॉपर मतलब हमारी बॉडी पूरी तरीके से प्रॉपर नरिश्ड है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में कुदरती मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन मिनरल्स के साथ और जो एडिशनल मिनरल्स हैं वो भी अपनी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में देते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में मिलके कलेक्टिवली आपकी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप विटामिन बी के साथ साथ, ठीक है, विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी भी अपने शरीर को प्रॉपर मात्रा में देते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी आपके शरीर में आयरन जो प्रोडक्शन होती आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब विटामिन सी अगर हम प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं तो इससे ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो हमारा जो मतलब हीमोग्लोबिन और जो आरबीसी आपस में बाइंड करता है आयरन जिनको, ये जो प्रोसेस है ये और भी स्मूथली होगा और भी एफिशिएंटली होगा, ठीक है। ये जब प्रोसेस एफिशिएंटली होगा मतलब कि और ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलेगी, ठीक है। सो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है यानी कि देयर इज मोर ऑक्सीजन इन योर ब्रेन, ठीक है, देयर इज मोर ऑक्सीजन इन योर लंग्स, देयर इज मोर ऑक्सीजन इन योर लीवर और अदर पार्ट्स में भी प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार रहेगी। सो इमेजिन करके चलिए अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है, प्रॉपर है, तो यू कैन ब्रीथ बेटर, राइट। आप बहुत अलर्ट फील करोगे, ओवरऑल आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे और जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो आपकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं वो भी एज ए होल बहुत अच्छा महसूस करेंगे जस्ट बाय हैविंग विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो यहाँ पे हमने जाना कि कैसे मतलब विटामिन जो है कलेक्टिवली बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए इट इज वेरी क्रूशियल और इसमें हमेशा जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता रहता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और वेरी इजीली देयर विल बी डिसफंक्शन इन जनरेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि डीएनए का रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सो जब भी कुछ डैमेज होता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को पता है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और वो खुद पे खुद कुछ डीएनए को रिपेयर करती है और उनको बनाती है, ओके। तो यहाँ पे जो जिंक होता है वो विटामिन बी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन खाली विटामिन बी नहीं, जब विटामिन बी के साथ जिंक भी प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में होता है सो इट फर्दर प्रोटेक्ट्स
टू योर डीएनए एंड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑन डीएनए। तो आपके डीएनए के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो एक्सर्ट कर रहा है उसके रिस्क को भी वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आज के आई एम सो सॉरी, इस स्टेप 3 के प्रोसेस में हमने जाना हम कि कैसे हमारी बॉडी को नरिश करना हमारे लिए जरूरी है, और अब हम एक एक करके आगे के पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके आपके शरीर को जरूरत है, जैसे कि इसके 2 टाइप होते हैं फैटी एसिड्स जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, तो फैटी एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ओमेगा 6 भी चाहिए, लेकिन अगर इसकी अधिकता शरीर में ज्यादा हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एज पर साइंस हमें जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो 1 या 1 के अनुपात से लेके 1 या 4 के अनुपात में लेना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली जो हम एवरेज इनटेक कर रहे हैं इन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का वो है 1:20, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है और लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, मेनी फॉर्म ऑफ कैंसर। इवन ऐसा माना गया है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के कैंसर होते हैं ना, उनकी रूट कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन से कनेक्टेड होती है, यानी कि आपके शरीर में पहले से इन्फ्लेमेशन था काफी टाइम से, तभी आपको वो कैंसर हुआ है। अब आपको पता है कैंसर तरह तरह के होते हैं। ठीक है, इट डैमेज ब्लड वेसल्स, वो इट कुड बी योर हार्ट, इट कुड बी योर ब्रेन। ठीक है, इंक्रीज ब्लड शुगर, लीड टू डिप्रेशन एंड ब्रेन डैमेज एंड इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड मैनी मोर। तो जब ये इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। तो ओमेगा 3 जो बचा हुआ ओमेगा 3 है वो हमारे शरीर के अंदर जो और बाकी जो बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं उनको सस्टेन करने में बॉडी की हेल्प करता है, और यही कारण है कि हार्ट हेल्थ से लेके आपके मूड को प्रमोट करने में और यहाँ तक कि चाइल्ड के डेवलपमेंट में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी वजह से आपको अच्छे सोर्सेज से ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है ओमेगा 3 के 2 सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश ले सकते हैं, फिश के अंदर अच्छी क्वांटिटी में आपको अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 मिल जाता है। और सेकंड जो सोर्स होता है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए होता है अखरोट। अखरोट में आपको बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 ही सोर्सेज से, अब क्योंकि हर कोई फिश तो नहीं खा सकता, तो यहाँ पे इसलिए बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट से वो अपनी इस ओमेगा 3 की डिमांड को पूरा करें। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में हमारे पास ओमेगा 3 प्रोडक्ट नहीं है। यस, यूनिवर्सिटी के पास ओमेगा 3 प्रोडक्ट है, बट आउट ऑफ इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो आप अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो आपको पता चल ही गया कि आप ओमेगा 3 कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको क्या बोला था मैंने अभी ओके, दिमाग से निकल गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 के साथ साथ एक और बहुत ही जरूरी सप्लीमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम, जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है। आपको ये जान के बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज की डेट में तकरीबन 85% जो इंडियन है वो कैल्शियम डेफिशिएंट है। हमने अपने पिछले वेबिनार में इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, क्योंकि ये इतना जरूरी है, इसलिए मैं फिर से रिआइट्रेट करना चाहूंगी उन चीजों को। तो कैल्शियम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एज पर साइंस, ठीक है, 1000 मिलीग्राम पर डे हमें लेना चाहिए। और अगर हमारी एज 50 ईयर्स एंड अबव हो चुकी है तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो है 1200 mg पर डे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम जो भी कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं पर डे वो इतना कम है कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका 40% ही वो उस डिमांड को पूरा कर पाता है।
इस चार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और ये चार्ट कुछ डिफरेंट ही स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एज कंपेयर टू फीमेल, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो पीक बोन मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर कम होता है। और खास करके जो मेनोपॉजल फेज होता है लेडीज के अंदर, उस फेज के बाद जो ये पीक बोन मास है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे आता है। ठीक है, अब सोचिए अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, अगर आप उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे, आप पर डे सिर्फ तकरीबन 350 या 400 मिलीग्राम कैल्शियम ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका पीक बोन मास है ये लेडीज और जेंट्स दोनों के अंदर बहुत मतलब एक्सेलरेट तरीके से नीचे आएगा, जो कि बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। रीजन, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर सिर्फ 1% कैल्शियम होता है, जो आपकी पूरी जो बॉडी में प्रोसेसेस चल रही है उनको सस्टेन करने में हेल्प करता है, और 99% कैल्शियम जो होता है वो आपकी हड्डियों के अंदर होता है। अब आप इमेजिन करो, जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे, अगर वो आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो, 5 से 10 साल यही कहानी चल रही है, तो सवाल पूछिए अपने आप से, वो कैल्शियम मिलेगा कहाँ से फिर आपके शरीर को? ऑब्वियसली आपकी हड्डियों से चूसना स्टार्ट कर देगी आपकी मसल्स, जिससे क्या होगा, आपकी हड्डियां और मसल्स दोनों ही कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये सिचुएशन 5-10 साल लगातार बनी रहेगी तो क्या होगा, आप ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो रिस्क हैं उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत इजीली हमारी हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर है तो ऐसी होती है हमारी बोन्स की सिचुएशन, यानी कि हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही घनिष्ठ है। लेकिन जैसे जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के आप शिकार हुए, उसके बाद आप देख सकते हो आपकी जो बोन्स हैं वो, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, वो बहुत आसानी से टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है उनमें। और इस पिक्चर को देख के कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंसान सिर्फ फर्श पर चलते चलते फिसल के नीचे गिरा, उसकी बोन में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, सोचो, सिर्फ फर्श पर चलते चलते। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, आई एम श्योर कि आप में से हर किसी ने शायद अपनी फैमिली में या अपने आसपास ये जरूर देखी होगी ये सिचुएशन, कि चलते चलते गिरा, हड्डी टूट गई, साइकिल से गिरा, हड्डी टूट गई, इवन फर्श पे गिरा था, हड्डी टूट गई। राइट, इससे क्या पता चलता है कि उनकी जो मसल्स है, उनकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक थी अंदर से। और ये सिचुएशन जरूरी नहीं है कि 50 की एज के बाद होगी, ये 40 साल के बाद भी हो सकती है लोगों को, ये इवन 30 साल के बाद भी हो सकती है, अगर आप हाईली डेफिशिएंट हैं कैल्शियम के तो। सो ऑस्टियोपोरोसिस होने की कोई समय सीमा नहीं है, 30 साल के लोगों को भी मैंने ऑस्टियोपोरोसिस की डिसीज होते देखा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ तो हो सकता है कि आपकी बॉडी इसको हील कर ले, लेकिन कुछ भी कर ले, आपकी जो बोन्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएंगी पहले की तरह बिल्कुल भी। मतलब कहीं ना कहीं आपको दर्द और तकलीफ तो हमेशा के लिए रहेगा फिर, और इसका असर आपके स्पाइनल कॉर्ड पर भी पड़ता है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं क्रैक आ जाता है, जिससे आपको उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, आपको दर्द महसूस होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो कैल्शियम के नेचुरल सोर्स हैं वो सिर्फ यही है, यानी कि या तो आप दूध से, या तो आप चीज से, पनीर से और दही से कैल्शियम की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अब ये बात भी आप लोगों से छुपी नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन है उतना तो नेचुरल प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है दूध का, तो फिर इतना दूध आ कहाँ से रहा है? ये जो हम पैकेटों में दूध लेके आते हैं, अमूल हो, चाहे वो मदर डेयरी हो, या मे भी हो सकता है आपके स्टेट में कोई डिफरेंट ब्रांड का दूध मिलता है, तो जो चीज आपको पैकेट के अंदर मिल रही है वो प्योर हो ही नहीं सकती, वो सिंथेटिक है, वो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू होके बनी है। राइट, आज की डेट में जो इतनी बढ़ती हुई बीमारियों का कारण है ना, ये जो हम पैकेट के अंदर दूध पीते हैं ना, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और मैंने देखा है कि नेचुरल जो मिल्क होता है ना, वो कभी भी एक दिन से ऊपर टिक ही नहीं सकता। पैकेट के अंदर 4-5 दिन आप उसे बंद करके छोड़ दो, सवाल ही पैदा नहीं होता वो टिक जाए, फट जाएगा। तो फिर कैसे जो हम पैकेटों में दूध लेते हैं वो 5-5, 6-6 दिन चल जाता है हमारा। तो दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसे नेचुरल सोर्सेज नहीं है जहां से कि हम इस कैल्शियम की 1000 मिलीग्राम की डिमांड को पर डे पूरा कर सकें। और यहीं पे पिक्चर में आता है सप्लीमेंट, और इसीलिए आपको सप्लीमेंट ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। राइट, तो अपने पास
खुशी की बात क्या है कि यूनिसिटी में जो कैल्शियम है उसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं है, उसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन डी है, और ये कलेक्टिवली आपकी बोन्स को और आपकी जो मसल्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली बहुत अच्छा काम करते हैं ये आपकी बॉडी में। अब बॉडी को नरिश करने के लिए जो फोर्थ स्टेप है उसकी हम बात करते हैं, वो है वेजिटेबल्स एंड विटामिन सी। तो कुछ लोग में भी हो सकता है आपको बोले कि मैं तो डेली सब्जियां खाता हूं, आई कंज्यूम वेजिटेबल्स एवरी डे, स्टिल नीड टू सप्लीमेंट, क्या मुझे अभी भी सप्लीमेंट की जरूरत है? तो अभी भी अगर उसको डाउट है इतना सब समझाने के बाद भी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई। तो 1960 की अगर हम बात करें, 1960 में तकरीबन आप देख लीजिए, अभी 60 इयर्स पहले, ठीक है, सो जो बंद गोभी होती है उसके अंदर विटामिन सी पहले 1960 में 60 ग्राम हुआ करता था, जो कि आज की डेट में डेप्लीट होके कहाँ पहुंच चुका है, 36.6 पर। कैरेट की बात करूं, गाजर, उसके अंदर मैग्नीशियम होता था बहुत अच्छी मात्रा में, 12 मिलीग्राम, 12 ग्राम, आज की डेट में कितना हो चुका है, 7 ग्राम। टमाटर की अगर बात करूं, टमाटो, कॉपर होता है टमाटो के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, और 1960 में हुआ करता था 0.1 ग्राम, जो कि आज की डेट में डिप्लीट होके पहुंच चुका है 0.03। और ऐसे सिर्फ कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन सी के नहीं, सारी चीजों को देख लीजिए, सारे विटामिन जितने भी आपके फूड के अंदर नेचुरली जो मौजूद होते हैं, वो हर किसी की मात्रा पहले से काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अभी हमने जाना कि पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 25 से 30 साल की मैं बात करूंगी, हमारे खाने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। उगाने से लेके, स्टोर करने से लेके, पकाने तक, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। और यहीं पे पिक्चर में आते हैं सप्लीमेंट। इसीलिए सप्लीमेंट को ऐड करना अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को समराइज करते हुए हमने क्या सीखा? सबसे पहले बॉडी को नरिश करने के लिए इन 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले स्पिरुलिना। तो हमने सीखा कि कैसे विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, जिंक कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी अच्छी हेल्थ को सस्टेन करने में, राइट। उसके बाद हमने सीखा कि ओमेगा 3 क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और ओमेगा 3 से हमने सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, और हमारे पास उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी हमने जाना। उसके बाद 3rd नंबर पे हमने जाना कि कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम से हमारी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इतना इजीली हम फ्रैक्चर का शिकार नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी वेजिटेबल्स की और विटामिन सी की। तो अभी हमने जाना कि मतलब पिछले कुछ सालों में कैसे हमारे खाने के अंदर हम विटामिन सी और अदर विटामिन कितनी भारी मात्रा में उनके अंदर गिरावट आई है। एंड दिस इज द रीजन कि वी नीड टू ऐड सप्लीमेंट इन आवर डेली लाइफ। सो इसी के साथ आई एंड दिस प्रेजेंटेशन।